नाज़रीन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की अदालतें पाकिस्तान का करप्ट तरीन इदारा है। यानी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा करप्शन पाकिस्तान की अदालतों के अंदर होती है। ये वो दौर है जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब है। काजी फाइज ईसा साहब इंसाफ की कुर्सी के ऊपर बैठे हुए, इंसाफ का तराजू उनके हाथों पर है। जब उन्होंने हल्फ उठाया तो अपने साथ अपनी बेगम को खड़ा किया। पाकिस्तान में ये सोच पैदा हुई, ये सारे ऑप्टिक्स देखते हुए, कि अब जो 9 मई के बाद खवातीन गिरफ्तार है तहरीक इंसाफ की, उनके लिए आसानी पैदा होगी। या खवातीन के लिए चले कुछ ना कुछ सहूलत हो जाएगी। काजी फाइज साहब देखेंगे कि उनकी जमानतें क्यों नहीं हो रही। लेकिन ये अगेन एक दीवाने का ख्वाब साबित हुआ है। ये अगेन महसूस हुआ कि सजी दिखाकर खपी मारी गई है, बल्कि हालात और ज्यादा खराब हुए हैं, और ज्यादा मुसीबत तहरीक इंसाफ की खवातीन के लिए आ गई है। अब ये तस्वीर देखें, ये तस्वीर खदीजा शाह की है। बैनुल अक़वामी एक पहचान रखती हैं, एक शोहरत रखती हैं, एक डिजाइनर हैं और पाकिस्तान की पहचान है। 9 मई के मामले में ये गिरफ्तार है, एक लंबे टाइम से गिरफ्तार है, बल्कि इन्होंने खुद जाकर गिरफ्तारी दी थी कि मेरे साथ इंसाफ होगा। आज ये खबर आ रही है, जो खौफनाक खबर है, कि इन्हें लाहौर से जो कोयटा पुलिस है उसके हवाले कर दिया गया है। अब कोयटा इंतहाई दूरदराज इलाका है, वहां पर मीडिया नहीं है, मुकम्मल तौर पर खामोशी है, वहां का सोशल मीडिया नहीं है, टीवी चैनल वहां पर नहीं पहुंचता। और ये वो जगह है जहां पर अरशद शरीफ साहब को भी लेकर जाना था, जहां पर अरशद शरीफ साहब के ऊपर भी बेशुमार ऐसे मुकदमात हुए थे जो कि कोयटा के अंदर उनके ऊपर दर्ज किए गए थे। और अब अचानक से खदीजा शाह को 9 मई के मामले में कोयटा ले जाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उन्हें उनके लिए बाकायदा से राहदारी रिमांड भी निकल आया है। लाहौर हाईकोर्ट की जो हाईकोर्ट है, उन्हें पता ही नहीं है कि खदीजा शाह लाहौर से कोयटा के लिए रवाना हो चुकी हैं, बल्कि अदालत की जानिब से यह कहा गया कि 2:30 बजे तक या तो खदीजा शाह को पेश करें या फिर आईजी पंजाब पेश हूं। आईजी पंजाब तो पेश हो गए हैं, लेकिन खदीजा शाह पेश नहीं हुई। ये खौफनाक अमर है कि इस वक्त खदीजा शाह कहां पर हैं, ये सारा क्या मामला है। उससे पहले ये डॉन न्यूज की स्टोरी है, ये आपके सामने रख देते हैं। इस स्टोरी के मुताबिक खदीजा शाह 2 रोजा राहदारी रिमांड पर कोयटा पुलिस के हवाले कर दी गई हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ATC लाहौर ने खदीजा शाह को मुतल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया, जबकि लाहौर हाईकोर्ट ने मुल्जिमा को दोपहर 2:30 बजे अदालत में पेश करने का। लाहौर हाईकोर्ट ये कह रही है उन्हें अदालत में पेश करें, लेकिन या आईजी को बुलाएं। आईजी पंजाब वहां पर पहुंचे, उन्होंने कहा जी खदीजा शाह हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, लिहाजा हमसे अब इस बारे में सवाल ना पूछा जाए। कोयटा पुलिस ने खदीजा शाह की राहदारी रिमांड लेने के लिए ATC जज की अदालत में दरखास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया कि मुख्तलिफ मुकदमात में तफ्तीश के लिए मुल्जिमा का कोयटा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से वारंट लिया है। मुल्जिमा से तफ्तीश करनी है। अदालत 3 यानी आप अंदाजा लगाइए 9 मई के मामलात में खदीजा शाह कोयटा के अंदर कैसे हो सकती है। कोयटा के अंदर कोयटा की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने क्या उनका ट्रायल करना है, क्या उनसे पूछना है, क्या समझना है, ये सारी चीजें समझ से बाहर है। लेकिन ये खौफनाक अमर है जो पाकिस्तान में मेरे और आपकी आंखों के सामने हो रहा है। अरसलान बोझ साहब ट्वीट करते हैं और ये कहते हैं कि चलाकियां देखो, DC लाहौर ने 30 दिन का खदीजा शाह की नजरबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया और 26 दिन बाद लाहौर हाईकोर्ट ने समाअत की। यानी कि जो DC लाहौर है, उन्होंने 30 दिन का इन्होंने नजरबंदी का बगैर किसी वजह के उन्हें नजरबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया और उन्हें नजरबंद कर दिया गया। फिर 26 दिन बाद लाहौर हाईकोर्ट ने समाअत की तो DC ने 26 दिन बाद नोटिफिकेशन वापस ले लिया, नहीं 4 दिन रहते थे। उसके बाद खदीजा शाह कोयटा पुलिस के हवाले कर दी गई। काजी फाइज ईसा साहब का बदतरीन दौर, ये भी बाकायदा से इन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद ये वीडियो देखें, आईजी साहब वहां पर पहुंचे हैं और अदालत में पहुंचे हैं और ये रिपोर्ट हो रहा है कि खदीजा शाह को नहीं पेश किया जाएगा लाहौर हाईकोर्ट में। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर हाईकोर्ट पहुंच गए और उनका क्लियर कट स्टेटमेंट है कि जी हम खदीजा शाह को नहीं पेश कर सकते। अब ये मामला समझ से बाहर है और ये मामला इंतहाई खौफनाक हो गया है कि आखिर ये करना क्या है, इस मामले को किस तरफ लेकर जाना है। आपको याद होगा बैरिस्टर मुनीफ फारूक साहब ने इसके ऊपर एक व्लॉग किया था और उनका यह कहना था कि खदीजा शाह का नाक रगड़वाना है, उनका नाक रगड़वाना है। और लाहौर के बाद अब उन्हें कोयटा लेकर जाया जा रहा है और कोयटा क्या प्लान्स हैं, ये किसी को इस बारे में कोई इल्म नहीं है, किसी को खबर नहीं है कि ये मामला बुनियादी तौर पर किस तरफ जाएंगे। और पुलिस एक दफा फिर हाथ खड़े कर गई। आपको याद इमरान रियाज खान साहब के मामले में भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए थे और पुलिस ने कहा था जी हमें नहीं पता, हमने तो इमरान रियाज को छोड़ दिया था कि हमें नहीं पता कि वो कहां पर गया है। तो ये मामला काजी फाइज ईसा साहब एक मुंसिफ आला काजी जो इससे पहले इंसानी हुकूक के हवाले से बाकायदा से इख्तलाफी नोट लिखते थे, मीडिया में उनकी बहुत सारी खबरें बातचीत आती थी, तकरीरें करते थे, बहुत सारे कुरानी हवाले देते थे, अब मुख्तलिफ किताबों का जिक्र करते थे। लेकिन अब बदकिस्मती से इन सारे मामला उनके दौर में हो रहे हैं, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब मुकम्मल तौर पर खामोश हैं और उनके हवाले से कोई खबर नहीं आ रही। एक और खबर है, ये पेशावर हाईकोर्ट से खबर है। पेशावर हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ के लिए, बल्कि बहुत अच्छी खबर है, पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अंदर जो समाअत और जो सारा मामला जारी था कि तहरीक इंसाफ से कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात को लेकर के उनका बल्ले का निशान लेना है, उसको उन्होंने रोक दिया है। ECP को, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को पेशावर हाईकोर्ट ने मुकम्मल तौर पर रोक दिया है, बल्कि 1 हफ्ते का टाइम दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर पेशावर हाईकोर्ट के सामने सारा रिकॉर्ड लेकर पेश हो।
बैरिस्टर गौहर जो मौजूदा चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के अंदर ये दलाइल भी दिए कि तकरीबन एक मैसिव तादाद में पॉलिटिकल पार्टीज है पाकिस्तान में, लेकिन किसी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को इस तरह से नहीं देखा जाता। एक शख्स जिसे 2011 में हमने निकाल दिया था, वो जाकर चैलेंज कर रहा है, उनके जाके दोस्त जाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरखास्तें दे रहे हैं और हमसे बल्ला छीनने की कोशिश हो रही है जो हमारा इंतखाबी निशान है। लिहाजा बराए मेहरबानी इस चीज को देखा जाए तो पेशावर हाई कोर्ट ने स्टैंड लिया है और उन्होंने इस सारे मामले को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में स्टे करवा दिया, रुका दिया है और कहा कि एक हफ्ते में पेशावर हाई कोर्ट के सामने सारा मामला पेश किया जाए। अब एक और खबर है, और ये खबर है बल्कि एक वीलॉग है, ये आसमा शिराजी साहिबा पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने कोई 6 से 7 मिनट का ट्विटर के ऊपर वीलॉग किया है और इस वीलॉग में वो ये कहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट से भी ज्यादा ताकतवर इस वक्त पाकिस्तान का सोशल मीडिया है। एग्जैक्ट उनकी स्टेटमेंट क्या है मैं आपके सामने रख देता हूं, लेकिन इससे ये भी समझने की जरूरत है कि आपको क्या समझ आया है कि वो आखिर कहना क्या चाहती हैं। जो आसमा शिराजी साहबा हैं वो कहती हैं पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट से ज्यादा कोई ताकतवर है तो पाकिस्तान का सोशल मीडिया है। अब गोया इख्तियार के मानी बदल गए हैं, मगर मुक्तदिरों को इतराक होते होते बहुत देर हो चुकी है। जब समझ में आया तो बाजी पलट चुकी थी, तख्लीक करने वाले किरदार निशाने पर थे और कीबोर्ड जंगजू मैदान संभाल चुके थे। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के अलावा किसी सियासी जमात ने सोशल मीडिया की अहमियत को नहीं समझा। तो बुनियादी तौर पर इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद की है और इनका यह कहना है कि सोशल मीडिया अब कंट्रोल से बाहर हो गया है और एस्टेब्लिशमेंट से भी बड़ी एस्टेब्लिशमेंट बन गई है। यानी आसमा शिराजी साहब को यह लगता है कि सोशल मीडिया जो नई डेमोक्रेसी है, जहां पर हर बंदे के हाथ में मोबाइल फोन है, जहां पर वो अपनी राय दे सकता है, बोल सकता है, अपने ख्यालात का इजहार कर सकता है, जो पहली दफा एक नया फिनोमिनन है जो कि ग्लोबली इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन पाकिस्तान में पहली दफा आया कि जहां पर आपके हाथ में फोन है, आपके हाथ में ट्विटर है, आपके हाथ में सोशल मीडिया, आप अपनी राय दे सकते हैं। एक राय जिसके देने पर पाबंदी है, जहां पर आपकी जुबान खींची जाती है, लेकिन आसमा शिराजी साहब समझती हैं कि ये ठीक नहीं है। यानी अगर यही सोशल मीडिया ना होता तो खबर मानी का भी टीवी पर चल गया था और ये आसमा शिराजी साहबा जैसे भी किसी मोहतरम साफी ने उनका इंटरव्यू किया, लतीफ का इंटरव्यू भी चल गया था, जनाब ओन चौधरी का इंटरव्यू भी चल गया था, वो मौलवी साहब जिनका इंटरव्यू किया जाता है, मखसूस किस्म के मौलवी हैं जो इद्दत के मामले को लेकर बैठे हुए हैं, उनका इंटरव्यू भी चल गया था और इद्दत वाले मामले भी आज एक डेवलपिंग खबर है, बल्कि एक फैसला हो चुका है कि इद्दत वाले केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है और उसके लिए भी बुशरा बीबी और इमरान खान को नोटिस बाकायदा से सर्व हो गए। तो अगर सोशल मीडिया ना होता तो इस तरह की जो नैरेटिव बिल्डिंग की गई, जो पाकिस्तान में गंद फैलाने का जो सिलसिला था वो जारी रहता। लेकिन जिस सोशल मीडिया को तनकीद का निशाना बना रही है, ये वही सोशल मीडिया है जिस पर आकर आसमा शिराजी समेत बहुत सारे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं जो टीवी पर भी काम करते हैं, बड़े बड़े साफी हैं, वो भी सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। अंसार अब्बासी साहब को देख लें, अबसार आलम साहब को देख लें, आप किसी भी और साफी को उठा लें, इवन आसमा शिराजी साहब खुद, हामिद मीर साहब इवन आजकल सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं, जहां पर यूट्यूब के ऊपर व्लॉग करते हैं। लेकिन आसमा शिराजी साहबा को सोशल मीडिया का बड़ा मसला होता है। उसकी वजह लाजली है, वो कहती है इमरान खान ने इस ताकत का इस्तेमाल किया है। तो इमरान खान ने अगर इस्तेमाल किया तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का जो पॉपुलर जो बयानिया है या फिर पाकिस्तान की जो लार्जर अवाम है वो खान के पीछे खड़ी है, वो इमरान खान के हवाले से सोशल मीडिया पर अपनी राय दे रही है, कमेंट कर रही है। लेकिन उन्हें आसमा शिराजी साहब को महसूस होता है कि सोशल मीडिया उसके लिए कवानीन बनाना या उसे किसी ज़ाब्ते में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरह का बातचीत गुज़श्ता दिन भी इमरान रियाज खान साहब ने भी अपने पॉडकास्ट में की कि सोशल मीडिया का वो जिन है जो बोतल से बाहर निकल चुका है, लिहाजा अब आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अब आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, आप किसके लिए सिर्फ कवानीन बना सकते हैं और कवानीन कुछ ऑलरेडी मौजूद भी हैं। उसके बाद एक और खबर है और ये खबर राव अनवार साहब के हवाले से। अब ये बड़ी दिलचस्प खबर है कि अचानक से राव अनवार, आपको याद होगा साबिक एसएसपी मलिर, जिनके ऊपर 450 से ज्यादा मुकदमात हैं कि इन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की, लोगों को मारा है, लोगों को ठोका है और उन्हें किसी भी अदालत में नहीं पेश किया, बल्कि एक बहुत ही नोटोरियस स्कोप के तौर पर इन्हें देखा जाता है। और इनकी बहरहाल एक तारीख है जिसको निगेट भी किया जाता है, लेकिन एक तारीख है जो कि मौजूद है पाकिस्तान में। अचानक से वो एक टेलीविजन के शो में आते हैं और शो में आकर ये कहते हैं कि जो कराची के अंदर बदमाशी हुई है, जितना कराची का माहौल खराब हुआ है, उससे जरदारी साहब ने करवाया है और पिछले 5 सालों में 700 अरब रुपए से ज्यादा उन्होंने लूट मार की है, उन्होंने चोरी की है। और कराची के अंदर और पूरे सिंध में पुलिस भी उनकी है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो भी सारा उनका है, लिहाजा सारी चीजें वहां पर मैनेज हैं, कंट्रोल हैं और किसी भी तौर पर जरदारी उन्हें अपने कंट्रोल से बाहर नहीं आने देते और सब मसाइल की जड़ सिर्फ और सिर्फ आसिफ अली जरदारी है। पाकिस्तान में यह महसूस किया जा रहा है कि राव अनवार को भी लॉन्च किया गया है और उनकी भी एक लॉन्चिंग हुई है। अब दिलचस्प बात यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब माजी में राव अनवार को अपना एक बहादुर बेटा करार देते रहे, लेकिन एक और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है, उनका यह कहना है कि राव अनवार का कोई भी बंदा तबादला नहीं करवा सकता था। इवन अगर कोई भी अथॉरिटी, यानी अगर डीआईजी भी ये कोशिश करे राव अनवार के तबादले के हवाले से, तो फिर उन्हें डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर की कॉल आती थी
اور ان کے مطابق نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ ڈائریکٹ ڈی آئی جی کو کال کر کے راؤ انوار کا تبادلہ رکوایا اور بلکہ یہ بھی کہا کہ جو ڈی آئی جی صاحب تھے ان کا تبادلہ کر دیا گیا، لیکن راؤ انوار کو وہاں پر کوئی ہلا نہیں سکا اور یہ ملیر کے اندر موجود رہے اور ملیر کے اندر یہ ساری کاروائیاں کرتے رہے۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے۔ پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے۔ پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے۔ اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈاٹ پی کے بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے۔ سیاست ڈاٹ پی کے کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے، کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے، لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے، پروسیس ہے، اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں۔ پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے، یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔